हेलो है सबको। तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहते हैं ना, 25 तारीख को दिवाली थी, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करी और सब कुछ किया। तो 26 को मैं और प्रीति बैठे थे और बच्चे बैठे थे, तो अचानक से एक कॉल आती है। अराउंड 5 साढ़े 5 का टाइम था। तो कॉल सुनी और हमें वहाँ से स्टेन ने बताया, स्टेन जो शैंकी के साथ था उसने बताया कि ऐसे ऐसे प्रभजोत का एक्सीडेंट हो गया है। तो सडनली हम लोग एकदम शॉक हो गए। तो उस वक्त कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या करें। तो सबसे पहले मैंने अपना मतलब एक छोटा सा ब्रीफकेस पैक किया, जिसमें प्रीति ने शायद 2 अंडरगारमेंट, एक जीन पहनी थी जो मैंने, और 2 टी-शर्ट, वो लेकर फटाफट हम लोग एयरपोर्ट की तरफ भागे कि फ़्लाइट ले ले। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा कोई फ़्लाइट नहीं है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, कोई फ़्लाइट नहीं है तो मुझे चार्टेड दे दो, मैं चार्टेड लेके काठमांडू चला जाता हूँ, मेरा पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बहुत अर्जेंट है। तो उन लोगों ने चेकिंग वगैरह की। उन्होंने कहा सर चार्टेड भी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल कंट्री है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है आपने, तो आपको उसके लिए जो है स्पेशल परमिशंस चाहिए होती हैं। मैं अपना वोटर कार्ड लेके गया था, उन्होंने कहा स्पेशल परमिशंस चाहिए होती है और वो परमिशन कल तक आएंगी। तो मुझे लगा कल तक तो मेरे पास टाइम भी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैंने इमीडिएटली डिसीजन किया कि मैं बाय रोड निकलता हूँ। तो प्रीति ने कहा मैं भी साथ चलती हूँ। तो हम दोनों ने बाय रोड का प्लान बनाया, पर गूगल पे चेक किया, बाय रोड पहुँचने में हमें 24 घंटे लग रहे थे। तो रात शाम के 5 थे तो 24 घंटे की, अगर हम नॉन स्टॉप भी चलते तो 16 घंटे में पहुँचते हैं। तो शाम को 3-4 बजे से पहले नहीं पहुँच सकते थे। फिर मैंने सुबह की अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट पता की। तो जो फ्लाइट थी वो सुबह 10:15 की थी, तो उसकी टिकट बुक कराई। और मेरा पासपोर्ट जो था वो पाकिस्तान एम्बेसी में था वीज़ा लगने के लिए। मैंने आपको बताया था कि मैं पाकिस्तान ट्रैवल करने वाला हूँ, और मेरा पाकिस्तान का वीज़ा भी लग गया। तो मैंने डैडी को कॉल किया कि मेरे को तो जल्दी जाना है, आप वीज़ा लगे या ना लगे मेरा पासपोर्ट लेके आओ। तो वहाँ पे गए और रिक्वेस्ट करके एम्बेसी से रात को 9 बजे मेरा और प्रभजोत का पासपोर्ट दोनों का वहाँ से लिया। हालांकि हमारा वीज़ा भी लग गया था, बट भगवान को कुछ और मंजूर था। तो सुबह 10 बजे, इन द मीन टाइम मुझे हर्ष का फ़ोन भी आया और बहुत सारे सबके फ़ोन आए, हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। बट हर्ष ने भी अपनी टिकट करवा ली थी। हर्ष मेरे साथ ही मेरी फ़्लाइट पे गया। मामा जी और मामी जी को मैंने मना कर दिया था कि आप लोग मत आओ, पहले मुझे जाके वहाँ सिचुएशन देखने दो। तो मामा जी और मामी जी को रोक दिया और हर्ष सुबह सुबह घर पे आ गया। हर्ष ने मुझे पिक किया, अपनी गाड़ी यहीं पार्क की। हर्ष और मैं, हम दोनों सुबह सुबह उठ के क्या कहते हैं फ्लाइट के लिए गए। जैसे ही वहाँ पहुंचे, मतलब टेंशन वाला माहौल था, एकदम टेंशन क्रिएट थी दिमाग पे। रात को नींद भी नहीं आई। कहते हैं ना कि वो एक पिक्चर देखी थी आपने बॉर्डर की, वो सो लॉन्गेस्ट नाइट थी, तो वही हिसाब हमारा था कि इतनी लंबी रात थी, नींद भी नहीं पड़ रही, हम क्या करें। वैसे हम लोग मामा मामी जी से ना चीज छुपा रहे थे कि अभी एकदम जल्दी से ना बताएं, बिकॉज एज का भी आप देखते हैं, एज का भी फैक्टर है। तो सुबह सुबह 10 बजे हम लोगों ने फ्लाइट पकड़ी। फ्लाइट पकड़ने के बाद वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे, मतलब फ्लाइट पकड़ने से पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। जैसे समीरन वहाँ था, समीरन ने मुझे ऑलमोस्ट सुबह 8 बजे कॉल किया, जीजू ये स्थिति है, अब क्या करूँ, डॉक्टर कह रहे इमीडिएटली ऑपरेशन नीड है, तो आपका क्या डिसीजन है। तो वो बेचारा मुझे वहाँ से पेपर्स भेज रहा था, मैं पेपर्स को रीड कर रहा था, डॉक्टर कंसल्ट ले रहे थे, डॉक्टर्स को साइन चाहिए थे। तो मैं सारा पढ़ के समीरन को ओके कर रहा था, तो वो बेचारे ने वहाँ साइन किया है। तो मेरे जाने से पहले उसका ऑपरेशन भी स्टार्ट हो गया। तो तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे और हम लोग वहाँ लैंड हुए। तो लैंड हुए तो हमें सैम और गौरव हैं जो वहाँ पे
शैंकी के फ्रेंड, वो हमें एयरपोर्ट पे लेने आए। रास्ते में चलते चलते उन्होंने बताया कि वो ऐसे ऐसे सीरियस हुआ है, ये कंडीशन है, इंटरनल ब्लीडिंग्स हो रही है, तो 6 घंटे का ऑपरेशन है। भाई मतलब कहते हैं टेंशन वाला माहौल लेके हम लोग वहाँ पहुँचे। जस्ट वहाँ पहुँचे जैसे ही तो नीचे पुलिस की सर्विलेंस थी और मैं समीरन को मिला। ऑपरेशन चल रहा था, 1 बजे थे, ऑपरेशन ख़त्म होने में भी 4 घंटे बाकी थे, तो लंबा ऑपरेशन था, 6 से 7 घंटे का। तो कहते हैं ना वहाँ मीडिया भी आई, कुछ लोग हमें मिलने के लिए आए। जो लोग मिलने के लिए आए उनको भी बातें बातें करी। कोई मिसगाइड कर रहा है, कोई ऐसे चलो, कोई ऐसे चलो। खालसा एड वाले भी हमारे पास आए, वहाँ के मिस्टर रिम्पल सिंह है, चीफ थे, उन्होंने बताया कि मैं चीफ हूँ, वो भी मुझे मिलने आए। उनसे भी काफ़ी चीज़ें सुनी समझी, हर एक आदमी की सुनते रहे। फिर वो टाइम आया कि कॉल आया हॉस्पिटल से कि प्रभजोत का ऑपरेशन हो चुका है, आप ऊपर आइए। तो मैं और हर्ष सबसे पहले ऊपर गए। ऊपर जाके प्रभजोत को मिला, उसको देखा आईसीयू के अंदर, जिसके बाद आके मैंने एक अपडेट भी दी थी हेल्थ की। मतलब वो स्थिति कहते हैं ना बिल्कुल एकदम ऊपर नीचे वाली थी कि हम आपको क्या बताएं क्या नहीं बताएं। लोगों ने तो फेसबुक पे और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक फेक फैलाना चालू कर दिया कि प्रभजोत को ये हो गया, प्रभजोत को वो हो गया, प्रभजोत वहाँ जाएगा, मतलब एक जस्ट पब्लिसिटी लेने के लिए। पर किसी को नहीं पता कि इंटरनल हम लोग किस हालात में हैं। मुझे प्रभजोत को भी मैनेज करना है, मुझे अपना घर भी मैनेज करना था, और मुझे मामा जी मामी जी को भी मैनेज करना था। मतलब सारा बर्डन ऊपर था सिर के। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी, उसको हैंडल करना। उसके बाद नेक्स्ट डे हुआ, प्रभजोत थोड़ा सा कहते हैं ना 24 आवर्स के बाद थोड़ा सा लिटिल बिट ठीक हुआ। तो फिर मैंने भागदौड़ स्टार्ट की कि आगे इस केस को कैसे परस्यू करना है। मैंने सबसे पहले जाके अपने इंडियन हाई कमीशन में बात करी, अम्बेसी में। हालांकि अम्बेसी ने हमारी हेल्प की भी और नहीं भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडियन एम्बेसी ने हमारी पूरी हेल्प करी है, करी भी और नहीं भी करी। वो क्यों नहीं करी उसका जवाब भी मैं भी आगे आपको जैसे जैसे पॉइंट्स में आऊँगा वो दूंगा। तो कुछ वकील किए, वकील करने के बाद क्या कहते हैं हम लोगों ने वहाँ पे जाके 3-4 लॉयर से बात करी। कुछ लॉयर्स इंडियन एम्बेसी ने भी बात बताया हमें, तो मैंने उन लॉयर से बात करी, केस को समझा कि केस क्या चीज़ है। क्योंकि जो लोग हमारे पास आए थे वो हमें बिल्कुल गलत गाइड कर रहे थे, आप यहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, टेंशन मत करो, हम ये करेंगे। मैं उन लोगों का नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि ठीक है हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ आके खड़े हुए, बट ठीक है ऐसे करते करते 4-5-6 दिन 8 दिन 10 दिन बीत गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अभी सिचुएशन बिल्कुल वर्स्ट थी। तो कई बार तो बीच में मैं रात को 12-12 बजे प्रीति को भी कॉल करता था कि मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे साथ क्या होगा, सिचुएशन इतनी वर्स्ट है। पर कहते हैं ना गुरु पे विश्वास करना चाहिए, अरदास पे विश्वास करना चाहिए। तो मैं रोज़ सुबह अरदास करके निकलता था गुरु नानक के आगे। तो वो अरदास ने मेरे लिए बहुत कुछ किया ज़िंदगी में। कहते हैं ना मेरे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि अरदास में बहुत शक्ति है। तो मैंने जब अरदासें करी और आप लोगों ने भी मेरे से ज़्यादा अरदासें करी, तो वो अरदासों का ही रिजल्ट आया। तो मैं और हर्ष हम दोनों ने, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी वो काठमांडू से 100 किलोमीटर दूर थी, वहाँ जाने के लिए एक बार में 4 घंटे लगते थे जाने में और 4 घंटे आने में। वहाँ जाके बातें करी, पुलिस स्टेशन गए। फिर हम लोग जो विक्टिम थे जिनकी फैमिली में डेथ हुई है, हम लोग उनकी फैमिली से मिले। फैमिली से मैं और हर्ष दोनों ही मिले, दोनों ने बात करी। और हमारे साथ लोकल थे प्रभजोत के दोस्त, एक सैम, एक सुजन और एक गौरव, तो वो लोग भी थे। हम लोगों ने उनसे भी बात करी। तो बात करने के बाद फैमिली के साथ आमना सामना हुआ, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, हमने हाथ भी जोड़े कि जो हुआ है वो बुरा हुआ, ये ऑल ऑफ सडन था। कि मतलब कहते हैं ना जानबूझकर नहीं किया, एक्सीडेंट था, ऑल ऑफ सडन। मतलब अगर 4 बार प्रभजोत पहले भी नेपाल आया है, तो अगर उसने जानबूझ के करना होता तो वो पहले भी करता, ये ऑल ऑफ सडन था।
तो कहते हैं ना, भगवान ने लिखा था तो वो चीज़ होनी थी। फैमिली वालों को बहुत समझाया, प्यार से करा, तो वो लोग माने, उन्होंने हमारे हक पे स्टेटमेंट भी दी। एक नेपाल गवर्नमेंट का एक छोटा सा कंपोजिशन अमाउंट होता है, तो वो कंपोजिशन अमाउंट हम लोगों ने गवर्नमेंट में जमा किया, वो उस फैमिली को दिया गया। उसके बाद ये 12 दिन बीत गए। 12 दिन बीतने के बाद ऑलमोस्ट, हाँ नहीं, 11 दिन बीत गए। 11 दिन बीतने के बाद हर्ष का जाने का समय हो गया। भाई वो बेचारा भी जॉब करता है, उसके बाद उसकी मदर भी यहाँ अकेली थी, जबकि आंटी जी को मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इतने दिन रुकना दिया। हर्ष का जाने का समय आ गया, मैं फिर अकेला पढ़ रहा था। अकेला पढ़ते पढ़ते मुझे समझ नहीं आ रहा था फिर मेरे साथ सिनेरियो क्या चेंज होंगी, क्या होगा, क्योंकि हर रोज एक नई चीज़ होती थी, नई डेवलपिंग होती थी हमारे लिए। कभी केस उधर जा रहा है, कभी केस उधर जा रहा है। तो वो डेवलपिंग के बाद हर्ष चला गया, तो नेक्स्ट डे एकदम प्यार सिंह जी आ गए। प्यार सिंह जी मनाली से पहुंचे, तो कहते ना 1 और 1 11 होते हैं, तो मेरी मोरल सपोर्ट और हो गई। तो मुझे थोड़ा हौसला आया कि एक आदमी मेरी सपोर्ट में है, जबकि बहुत लोगों ने मुझे कॉल किया था आने के लिए, मैंने सबको मना किया मत आओ। तो फिर भी एक मोरल सपोर्ट आ गई। तो समीरन की सबसे बड़ी सपोर्ट थी, क्योंकि मैं पूरा टाइम भागदौड़ पे, हर्ष पूरा टाइम भागदौड़ पे, और प्यार सिंह जी भी हमारे साथ भागदौड़ पे लगे रहते थे। तो समीरन हॉस्पिटल में प्रभजोत को संभालता था। मतलब समीरन ने वो करके दिखाया कि जो घरवाला भी नहीं कर सकता। मतलब उसकी सुसु, उसकी पॉटी, उसको हर चीज़ को समीरन ने उसका साथ दिया है। मतलब कहते हैं ना, भाइयों से बढ़कर दोस्त था। तो समीरन को ऑलवेज जिंदगी में दिल से सैल्यूट रहेगा, मेरी तरफ से भी। तो वो पार्ट खत्म हुआ। फिर प्यार सिंह जी और मैंने कोर्ट के चक्कर लगाए, कोर्ट को समझा, सारी चीज़ें की। फिर जब फाइनल एक बार कोर्ट में जाना था, उस दिन गुरु नानक बर्थडे था, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब था। तो सबसे पहले मैं गुरुद्वारे गया, वहाँ पे जाके मैंने अरदास की, अरदास करके प्रसाद लिया। प्रसाद लेके मैं अकेला कोर्ट की तरफ मूव हुआ, सारी बातें की, जो हमारे गवर्नमेंट के वकील थे उनकी तरफ से, जो सरकार की तरफ से सरकारी वकील से बात की, उनको सारी चीज़ समझाई, उन्होंने हमारी चीज़ समझी। हमारे लॉयर्स ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने वो पक्ष समझा, सुना। उसके बाद धीरे धीरे वो डेट आई जिसमें प्रभजोत को ले जाने की बारी आई। वो ऑलमोस्ट 18 की 19 दिन के बाद आई। तो प्रभजोत को हम लेके कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में पेश होने के बाद प्रभजोत को स्ट्रेचर पे थे, तो उसको स्पेशली व्हील चेयर क्रिएट की, लेग वाली, तो उसको उस पे लेकर गए। उस व्हील चेयर में जाके प्रभजोत जब कोर्ट में पेश हुआ तो जज ने उसकी कंडीशन देखी। लेडी जज थी और बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत रिगार्ड किया। तो उन्होंने हमारी हेयरिंग जो कोर्ट की 4 बजे तक होती है, उन्होंने हमारी 5:15 बजे तक सुनी। तो उसके बाद उन्होंने हमारे से अर्ज की कि आप 5:15 बज गए हैं, अब आपको यहाँ पे एक नाइट स्टे करना पड़ेगा, जो मैं जजमेंट है वो कल दूंगी। प्रभजोत भी घबरा गया कि विदाउट हॉस्पिटल में यहाँ कैसे रुकूंगा, और मेरे पे भी बहुत घबराहट थी, क्योंकि एक रात रुकवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और एक टफ टास्क था। वो बिल्कुल पेन पे था और जनरली बहुत पेन पे था। तो मैं जज साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, ऑनरेबल जज साहब तो ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने बोला कि आपका नाम क्या है, मैंने अपना नाम बताया। तो उन्होंने मुझे बोला, जसपाल जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एज अ जज कि हम लोग लेडी स्टाफ हैं, तो हम लोगों को मूव करना है, हम इतनी देर यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि जो उनकी रीडर थी वो भी लेडी स्टाफ थी। सारी बातें हुई, समझा। फिर हम लोगों को रात वहाँ स्टे करना पड़ा। अगले दिन शार्प हम 10 बजे वहाँ पे हमें बुलाया, हम पहुँचे। उन्होंने कहा अगले दिन आप प्रभजोत को मत लेके आना, जसपाल जी आप ही कोर्ट में पेश होना। तो मैं कोर्ट में पेश हुआ सुबह 10 बजे। तो 10 बजे जब मैं वहाँ पेश हुआ तो जज साहब थोड़ा सा लेट आए, अराउंड 12:30 बजे के करीब हमारी हेयरिंग स्टार्ट हुई। सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा, हमारे वकील 2 थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो दोनों पक्षों को सुनते हुए जो जज साहिबा ने एक फैसला दिया, वो फैसला ये दिया कि आपको प्रभजोत की स्टेज देखते हुए हम एक बेल ग्रांट करते हैं कुछ मंथ्स के लिए, और बेल का एक एक्स अमाउंट है जो आप कोर्ट में जमा करेंगे,
दैट इज सिक्योरिटी अमाउंट, और मेरी एक अंडरटेकिंग दी कि आप इनको लेकर आएंगे। तो मैंने एक वो अंडरटेकिंग भी दी वहाँ पे। तो उसके बाद जज साहिबा ने एक ऑफ द रिकॉर्ड बहुत अच्छी बात बोली। वो कहते हैं ना, गुरु नानक को प्रत्यक्ष देखा है, मतलब लाइव देखना है, लाइव एग्जाम्पल, तो वो मैंने देखा है। मैं वहां से चला था तो गुरु नानक देव जी के आगे अरदास करके चला था, और जज साहिबा ने मुझे क्या बोला, और ये ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने अपनी सीट पे बैठ के बोला कि जो आपने ये पगड़ी पहनी है ना, इस पगड़ी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, और आप सिखों को मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मैं गुरु नानक को मानती हूँ। तो आप वो एग्जाम्पल देखो, कहाँ गुरु नानक से मैंने अरदास करी थी और कहाँ मैडम ने गुरु नानक का नाम लिया। गुरु नानक को इससे ज्यादा हम क्या देखेंगे। मैंने मतलब इससे ज्यादा मैं आपको वर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो फिर वहां से हम लोग सारा फॉर्मेलिटीज डन करके, पेपर वर्क डन करके, हम लोग वापस रात को हॉस्पिटल पहुंचे। और कहते हैं ये 20 दिन 22 दिन जो मैं जिंदगी के रहा हूँ, बहुत टफ स्टेज पे रहा हूँ। बस कहते हैं हार नहीं माननी, पीठ नहीं लगने देनी, क्योंकि पीठ के पीछे ना गुरु तेग बहादुर साहब खड़े थे। उन्होंने कहा कि पीठ नहीं लगने देनी, तो हमारी पीठ के पीछे वो खड़े स्टैंड थे। एक ही पगड़ी मैंने 25 दिन बांधी, और कहते हैं ना अंडरवियर और बनियान भी शायद 3 या 4 थे, तो वही पहने मैंने। और 25 दिन एक जीन पहनी और 1 या 2 टी शर्ट थी, उन्हीं को बदल बदल के पहन के मैं घूमता रहा। और वहाँ पे ये प्रोसेस और आप लोगों का सहयोग के साथ हम लोगों ने ये किया और प्रभजोत को इंडिया लेकर आए। तो ये पूरी स्टोरी थी, जो कहते हैं ना एक सपने पे भी नहीं आनी चाहिए किसी को, कि जो जिस स्टेज से हम निकले हैं। क्योंकि मैं वहाँ से रोज एक झूठ बोलता था। प्रभजोत के पापा मम्मी का मुझे डेली फोन आता था, प्रीति का आता था, मेरे डैडी का आता था, और भी बहुत सारे फोन आते थे। तो मैं रोज सबको एक झूठ बोलता था, नया झूठ, आज ये हुआ, आज ये वो डेवलपिंग हुई, आज ये डेवलपिंग हुई। तो क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता था। मुझे प्रीति ने बोला कि आप अपनी कोई स्टोरी शेयर करो कि वहां क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। कुछ लोगों ने जबरदस्ती, कोई किसी स्पॉट पे जाके वीडियो बना रहा है, कोई कहाँ जाके वीडियो बना रहा है, कोई कुछ वीडियो बना रहा है। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता। तो वीडियो वो लोग बनाते थे, तो मैंने एक स्टेटस डाला कि कोई फेक वीडियो ना बनाओ, जब तक प्रभजोत की तरफ से, मेरी तरफ से, प्यार सिंह जी की तरफ से, हर्ष की तरफ से कोई स्टेटमेंट ना आए, तो उसको आप सच मत मानो। इन द मीन टाइम वहां पे क्या हुआ, दिल्ली से मुझे खबर आती है प्रीति की कि मम्मी भी एडमिट हो गई आईसीयू में, टेंशन में। तो मतलब मेरे साथ आप सोचो क्या बीती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या क्या हो रहा था लाइफ में ऑल ऑफ सडन। और रात को किरत 12:30-1 बजे रोते हुए फोन करता था कि पापा से बात करनी है। मैं उससे भी बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं सो चुका होता था 11-11:30 बजे, इतना थक जाता था। मतलब सिनेरियो एकदम वर्स्ट हो गए थे। जैसे ही हमारे लिए फैसला हुआ कि प्रभजोत को बेल ग्रांट हुई, तो मैं उस चीज में बड़ा, कहते हैं ना, एक खुशी के आंसू मेरे कोट पे निकल गए कि भगवान तूने हमारी इज्जत रखी, बाबा जी आपने हमारी इज्जत रखी, और हम लोग एकदम ओके वहां से वापस आए। और मैं नेपाल गवर्नमेंट का और नेपाल की सरकार का भी बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा पक्ष समझा और पक्ष सुना। और बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। प्रभजोत घर आ गया है, प्रभजोत अंदर अब लेटा हुआ है और फिजियो चल रही है। हम भी यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो और हम लोग वापस अपनी डेट में जाके वहाँ पे खड़े हों और अपना पक्ष दोबारा से रखें। और इसमें सबसे बड़ी सपोर्ट हमें वहाँ पे, एक कहते हैं ना गॉड की तरह जो आदमी होता है नेपाली में, गॉड की तरह वो आदमी मिले। उनका नाम था उज्जवल थापा। वो वहाँ पे जो एसिड बर्निंग के केसेस होते हैं जितने भी, वो उसको हैंडल करते हैं और उन लोगों को देखते हैं। तो उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट पकड़ी, वो कहते हैं ना बाजू पकड़ी, तो उन्होंने हमारी बाजू पकड़ी और हमें चलाया। और भी बहुत सारी स्टोरियां हैं, अब जितनी मुझे ध्यान आ रही है, क्योंकि मैं उस पार्ट को, लाइफ को ना भूलना चाहता हूँ। याद ना मैं खुद करना चाहता हूँ, ना मैं किसी को करवाना चाहता हूँ, ना प्रभजोत को याद दिलाना चाहता हूँ। तो वो जो लाइफ का पार्ट था, उसमें जो जो मुझे याद है मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूँ। हमारे मतलब कहते हैं ना
खाने के लिए भी हम वहाँ तरसे थे, क्योंकि वहाँ पे जो टेस्ट था वो हमारे जैसा टेस्ट नहीं था। तो रोज एक चीज खा खा के भी हम बोर हो चुके थे, कुछ मिलता नहीं था खाने को। और जहाँ कोर्ट थी वहाँ पे तो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट फूड मिलता था, समझ ही नहीं आता था। मैं क्या करता था, रोज केले खरीद लेता था, सिर्फ केले ही खाता था या सेब खाता था, कुछ और मिलता ही नहीं था खाने में। रोटी को तो बिल्कुल ही तरस गए थे, रोटी तो थी ही नहीं वहाँ पे। और मैं इंडिया आके सबसे पहले मैंने यही बोला था कि मुझे फुलके बना के दो, पर मैं रोटी खाऊंगा। तो काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए हैं, अब जैसे जैसे और आएंगे मैं आपसे शेयर करूंगा। बट कहते हैं ना, मोरल ऑफ द स्टोरी वो यही थी कि आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का प्यार, उस वजह से आज हम इंडिया पहुंच चुके हैं। तो मैं एक बार आप सबका दिल से थैंक्स करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी बहुत सपोर्ट करी है। तो वी लव यू ऑल, वी लव यू, वी लव यूट्यूब फैमिली, वी लव इंस्टा फैमिली, जिन्होंने हमारी सपोर्ट करी, हमारा इस दुख भरे टाइम पे साथ दिया। और मैं उन लोगों का भी थैंक करना चाहूँगा जो हेटर्स थे ना, जिन लोगों ने फेक वीडियो बना के फेक जो क्या कहते हैं व्यूज लिए, उन लोगों का भी थैंक्स करना चाहूँगा। भाई चलो, आपने किसी ना किसी तरीके प्रभजोत को याद तो किया, प्रभजोत के नाम पे आपने इतना कुछ बटोरा, तो चलो आप लोगों का भी थैंक्स है। भगवान आपको भी कहते हैं ना बुद्धि बख्शे, स्मत बख्शे कहते हैं पंजाबी में, तो बुद्धि बख्शे। और आप लोग भी किसी की ऐसी मजबूरी का मजाक ना बनाओ। बस एंड यही है कि आप प्रे करो प्रभजोत जल्दी से ठीक हो और हम लोग जल्दी से मस्त मस्त प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए बनाएं। तो बस यही कहानी थी नेपाल की, यही आप लोगों को मैं बताना चाहता था। तो सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव।